हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट। तो हमने पहली वीडियो में बताया था कि इसका बेसिक क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का। एंड नाउ अब हम बताएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में इसकी जो है 3 प्रोसेस होती हैं। वो कौन सी हैं? सबसे पहले इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या है? इनिशिएशन है कि शुरुआत कैसे होती है, इनिशिएट कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, एंड इलोंगेशन कैसे होगा, एंड सबसे लास्ट में क्या है? टर्मिनेशन, कि कंप्लीट होने के बाद में किस तरह से वो जो है टर्मिनेट कर रहा है। रेप्लिकेशन एंड टर्मिनेशन उसमें हो रहा है प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक डीएनए टेम्पलेट जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसमें जो है जो टेम्पलेट होगा, तो टेम्पलेट में हमें जो है क्या चाहिए? हमें 3 प्राइम OH चाहिए, जिस पे हम 3 प्राइम OH पे प्राइमर का सिंथेसिस करवाएंगे। और इसमें जो है क्या होनी चाहिए? टेम्पलेट में 5 प्राइम OH जो है क्या करनी चाहिए? 5 प्राइम OH जो है ओवर हैंग करना चाहिए इसमें। एंड जो टेम्पलेट होगा उस पे जो है हम 3 प्राइम OH पे प्राइमर का सिंथेसिस करवाएंगे। और जो नया डीएनए सिंथेसिस इस होगा, वो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। एंड नाउ सबसे पहले क्या है? सबसे पहले प्रोसेस है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? हमें चाहिए सबसे पहले ओराई। ओराई कि कहाँ से हम शुरू करें रेप्लिकेशन ओरिजिन, कहाँ से शुरू करें कि हाँ यहाँ से जो है हम रेप्लिकेशन जो है शुरू करेंगे, या यहाँ से रेप्लिकेशन होना शुरू होगा। तो इसलिए इसे शुरू करने के लिए हमें एक स्पेशल साइट चाहिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन ओरिजिन। जो प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट में सिंगल होता है, सिंगल ओरिजिन होता है, रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है, जिसको हम मोनो रेप्लिकोनिक भी कहते हैं। एंड इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ORIC। एंड इसमें जो ये होती हैं सीक्वेंस होती हैं, उसमें क्या होती है? 9 मर एंड 13 मर की सीक्वेंस होती हैं, जिस पे क्या होता है? मेल्टिंग होता है। मेल्टिंग करके हम जो है 2 स्ट्रैंड को अलग करते हैं एंड रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो इसमें जो है जो ये सीक्वेंस है और आई की जो सीक्वेंस है वो 80 रिच होती है। 80 रिच मतलब उसमें जो है क्या होंगे? एडेनिन एंड थायमीन। थायमीन की जो एडेनिन और थायमीन की जो सीक्वेंस होगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए कहा है कि 80 रिच होगा। क्यों होगी? क्योंकि जो है जो एडेनिन और थायमीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो 2 होते हैं, और जो G और C के बीच में जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो 2 बॉन्ड को तोड़ना ईजी होता है कंपैरिजन 3 बॉन्ड को तोड़ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा? जब उसका मेल्टिंग होता है, डीएनए स्ट्रैंड का मेल्टिंग होता है, तो उसमें जो है अगर 2 बॉन्ड वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो इजीली जो है उनके बॉन्ड हम तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो क्या होती है? 80 रिच सीक्वेंस होती है। एंड उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हेलिकेज की ज़रूरत पड़ती है। हेलिकेज, व्हाट इज़ हेलिकेज? हेलिकेज की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम जो है डीएनए के जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम कट करें, और कट करने के बाद में क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड जो है अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत चाहिए? हेलिकेज की। और जो प्रोकैरियोट में होता है हेलिकेज क्या होता है? डीएनए बी होता है, जो क्या करता है? कट द डीएनए को कट करने का काम करता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो जो ये 4 पॉइंट है वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। जब अब हमने जो है डीएनए को कट कर दिया, उसके जो है स्ट्रैंड को कट किया, दोनों स्ट्रैंड अब अलग अलग हैं, तो क्या होगा? उनमें जो है कोइलिंग होना, या फिर जो है जिससे हमने डीएनए को जो उसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड को कट किया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा से बनेंगे। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं? उन पे जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को जो है
वहाँ पे अटैच करवा देते हैं, या वो उन पे जाके क्या होते हैं, बाइंड हो जाती हैं। जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है वो वहाँ पे जाके जो है उनके सिंगल स्टैंड पे, दोनों स्टैंड पे बाइंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है उनमें वापस से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाते। तो वो क्या होंगे प्रोकैरियोट में, वो होंगे SSB। ओके, इसी नाम पे ही है SSB DNA बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये थी 4 प्रोसेस, वो 4 पॉइंट, एंड इसमें 5 पॉइंट क्या आता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए प्राइमेज चाहिए, जो क्या करेगा, प्राइमर का सिंथेसिस करेगा, एंड उसके बाद जो है क्या होगा, उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगी, DNA रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। तो प्राइमर आएगा, प्राइमर किस पे आएगा, प्राइमर आएगा जो टेम्पलेट में 3' OH है उस पे आके जो है प्राइमर का सिंथेसिस कराएगा। और प्राइमर की जो सिंथेसिस की डायरेक्शन होगी क्या होगी, जो वो होगी 5' to 3' डायरेक्शन होगी, और टेम्पलेट की क्या होगी 3' to 5' होगी। एंड अब इसमें जो है प्रोकैरियोट में जो प्राइमर होता है वो क्या होता है, DNA G प्राइमर का सिंथेसिस जो करवाता है। क्या है सीक्वेंस, वो सॉरी सीक्वेंस नहीं, प्राइमेज क्या है, DNA G जो क्या करेगा, प्राइमर का सिंथेसिस करेगा। उसके बाद आता है रेप्लिकेज क्या है, जो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करवाएंगे। जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस करवाएंगे, वो क्या होंगे, DNA पॉलीमरेज 3। तो DNA पॉलीमरेज ही वो एक पॉलीमरेज है जिसमें क्या होता है, DNA का सिंथेसिस करवाता है, रेप्लिकेशन करवाता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं। एंड उसके बाद में हमें एक और एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या होगा, जिसका नाम होता है टोपो आइसोमरेज। तो नेक्स्ट एंजाइम क्या है, टोपो आइसोमरेज। ये याद रखना कि जब DNA की हमने कटिंग कर दी, या DNA को हमने जो है ओपन कर दिया, तो ओपन करने के बाद में अब क्या होगा, वो वापस से जो है क्या होंगे, उनमें जो है कोइलिंग होगी, वो आपस में बाइंड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बनने की कोशिश करेंगे, दोबारा से जो है उनमें कोइलिंग होगी। तो इसी को जो है सुपर कोइलिंग को रिमूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है टोपो आइसोमरेज की ज़रूरत पड़ती है। और जो है प्रोकैरियोट में वो कौन सा है, वो एंजाइम है गायरेज। ओके, तो गायरेज ही वो एंजाइम है जो सुपर कोइलिंग को रिमूव करता है DNA में। तो गायरेज A एंड B, और जो है सेकंड ग्रुप के ये होते हैं प्रोकैरियोट में, ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है हमें प्रोसेसिविटी कंपोनेंट की, जो प्रोकैरियोट में क्या है, बीटा क्लैंप एंड क्लैंप लोडर की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो क्या है, लैम्डा कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या करेंगे, ये जो है उन पे जो है बाइंड हो जाएंगे, स्ट्रैंड पे बाइंड हो जाएंगे, एंड जब न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमरेज की एक्टिविटी होगी, पॉलीमरेज 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाएंगे, उनमें जो है हेल्प करेंगे ये बीटा क्लैंप एंड वाई कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो है क्या होगा कि इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड कितने न्यूक्लियोटाइड्स का जो है ये सिंथेसिस करवा रहे हैं, रेट क्या है उनका, तो वो क्या है कि इन प्रोकैरियोट 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड जो है ये सिंथेसिस करते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस करते हैं 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड। ओके, एंड नेक्स्ट अब हमें क्या है, स्टेप क्या बताए थे, ये सब थी प्रोसेस, और स्टेप भी इसी तरह से ये एक के बाद एक है। एक बार और बता रही हूँ मैं, जैसे सबसे पहले क्या आएगा, रेप्लिकेशन ओरिजिन देखना होगा हमें, उसके बाद जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORIC है, एंड उसके बाद में हेलिकेज आएगा DNA को कट करेगा, DNA B है जो SSB प्रोटीन आएंगी जो उस पर बाइंड हो जाएंगी, उसके बाद में प्राइमेज आके DNA G जो प्राइमर का सिंथेसिस करवाएगा, उसके बाद जो है रेप्लिकेज आएगा, DNA पॉलीमरेज 3 आएंगे, DNA न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस करवाएंगे, एंड उसके बाद में जो है टोपोआइसोमरेज जो क्या करेंगे, सुपर कोइलिंग को रिमूव करेंगे, गायरेज A एंड B जो सेकंड ग्रुप के होते हैं, जो सेकंड ग्रुप के हैं ये A एंड B, एंड उसके बाद में प्रोसेसिविटी
प्रोसेसिविटी कंपोनेंट है, जैसे कि बीटा क्लैंप एंड क्लैंप लोडर है, जैसे वाई कॉम्प्लेक्स, जो उस पर जो है स्टैंड पे बाइंड होंगे एंड जो है हेल्प करेंगे रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन के सिंथेसिस में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड जब करेंगे तो वो इजीली हो पाएगा इन सब की वजह से, बीटा क्लैंप एंड लैम्डा कॉम्प्लेक्स। एंड इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड्स का जो सिंथेसिस होगा उसका रेट क्या होगा, वो होगा 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड इन प्रोकैरियोट। ये सभी बातें किसकी थी, प्रोकैरियोट्स की थी। एंड अब इसके बाद में स्टेप क्या आते हैं, तो इनिशिएशन में आपको बताई दिया। सबसे पहले क्या आएगा, डीएनए ए जो बाइंडिंग ऑफ ओराई एंड बाइंड्स ऑफ ओराई, एंड उसके बाद में डीएनए बी जो क्या करेगा, हेलिक्स को ओपन करेगा, एसएसबी प्रोटीन्स एंड प्राइमेज का सिंथेसिस होगा, एंड उसके बाद में जो है रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। अब आता है इलोंगेशन। सेकंड प्रोसेस क्या होता है या सेकंड स्टेप क्या होता है, इलोंगेशन में क्या है कि पॉलीमरेज थर्ड बाइंड होता है। पॉलीमरेज थर्ड जो है किसका करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाएगा। तो पॉलीमरेज थर्ड 5' to 3' डायरेक्शन में। एंड इसके अलावा जो है हमें Mg2 पॉजिटिव की भी रिक्वायरमेंट होती है, और जो लीडिंग और जो है लैडिंग स्टैंड होते हैं उनकी डायरेक्शन हमेशा 5' to 3' होगी। जो ओकाजा की फ्रैगमेंट होंगे उनकी डायरेक्शन भी 5' to 3' होगी। डायरेक्शन हमेशा जो नया डीएनए सिंथेसिस होगा उसकी हमेशा जो है डायरेक्शन 5' to 3' ही होगी। एंड जो थर्ड स्टेप है या प्रोसेस है वो क्या है, टर्मिनेशन में क्या होता है कि जो टस प्रोटीन होती है, टस प्रोटीन बाइंड टू टर्मिनेशन साइट। एक टस प्रोटीन होती है जो टर्मिनेशन साइट पे बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो रेप्लिकेशन नहीं हो पाता और वहाँ पे जो है टर्मिनेशन होता है, रेप्लिकेशन रुक जाता है। ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ डीएनए बी। तो मोस्टली टस प्रोटीन करती क्या है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हेलिकेज का काम क्या था, डीएनए को बाइंड करना। तो ये इसके जो हेलिकेज का जो काम था उसको ब्लॉक कर देती है, उसको जो है रोक देती है। ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ डीएनए बी। जब डीएनए बी जो है, जो हेलिकेज है, जब हेलिकेज जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को कट ही नहीं कर पाने का, तो उससे क्या होगा, जब वो कट नहीं कर पाने का तो जो स्टैंड है वो ओपन नहीं होंगे, और वो ओपन नहीं होंगे तो उस पर जो है प्राइमेज का सिंथेसिस या फिर जो है बाद में रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगा। तो जिसकी वजह से जो है क्या होता है, पूरा जो है रेप्लिकेशन ही ब्लॉक हो जाता है, सिर्फ एक टस प्रोटीन की वजह से। ये है टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट कि किस तरह से जो है टर्मिनेशन होता है। तो इसमें जो है ये 3 ही स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इनिशिएशन, उसके बाद इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। टस प्रोटीन आने की वजह से उस वहाँ पे जो है रेप्लिकेशन रुक जाता है। तो ये सब था डीएनए रेप्लिकेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड हम फिर मिलेंगे।